गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना मानव भूगोल का विकास और इतिहास ख़त्म किया। आज हमारा नया चैप्टर है मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें बच्चों मेन आते हैं तीन सिद्धांत। उसमें है क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिविकता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। और ये काफ़ी अच्छा दे रखा है आपका माजिद हुसैन की किताब को आप बेस बना लीजिए। जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं प्लीज़ उसको ले लें। और इसमें बच्चों सिद्धांत कोई भी कब बनता है, जब कोई कल्पना दिमाग में किसी की आती है। हाइपोथेसिस पहले होती है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसका संश्लेषण, विश्लेषण और निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। संश्लेषण है विश्लेषण दोनों करके और उसका निष्कर्ष निकाल के कोई सिद्धांत बनता है। अब बच्चों ज्योग्राफी का जो मानव भूगोल का विकास हुआ, ये आपका 16-17 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। बहुत 17th सेंचुरी से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें हुआ, इसके एस्पेक्ट्स में, इसके उद्देश्यों में, इसके एलिमेंट्स में, इसके विषय क्षेत्र में, जो हम सब चैप्टर्स देख चुके हैं और होपफुली आपने सब धीरे धीरे करके पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो इसमें मानव सेंटर में है और उसके चारों तरफ क्या है, प्रकृति और प्राकृतिक तत्व या प्राकृतिक घटक और सांस्कृतिक घटक, जो सारा आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और मानव उनके साथ इन्वॉल्व होता है ना। मानव उनके साथ प्रकृति के साथ क्रिया करता है तो प्राकृतिक क्रियाएं कहलाती हैं, मानवीय प्राकृतिक क्रियाएं कहलाती हैं। और सांस्कृतिक होता है तो मानवीय सांस्कृतिक क्रियाकलाप कहलाता है। इस प्रकार से मनुष्य जब केंद्र में होता है और सारी बातें जब जोग्राफर्स ने देखी, सारे जोग्राफर्स ने, खासकर फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने, तो वर्तमान के इन तीनों सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त हुई। तो पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटीज़। अब बच्चों फ्रांसीसी जो संभाववादी भूगोलवेता जीन ब्रून्स हुए, उन्होंने जब इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखा कि मनुष्य में वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ गतिशील है, कुछ गतिहीन है, यानी कुछ स्थायी है, कुछ अस्थायी है, और लगातार हम उन घटकों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उनका अध्ययन कर रहे हैं या उनके साथ क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार जितने भी चारों तरफ हमारी जड़, चेतन, सांस्कृतिक, प्राकृतिक जितने भी तत्व हैं, सब परिवर्तनशील हैं। इसलिए इसको इन्होंने क्रियाशीलता का नाम दिया। ठीक है। अब क्रियाशीलता जो बच्चों होता है किसी भी चीज़ की, पहले चाहे वो पेड़ पौधे हों, तो इसके दो एस्पेक्ट्स मैंने बताया आपको, बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक। कुछ भी चीज़ बायोटिक में क्या हो रहा है, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब आ गए इसमें। कुछ भी चीज़ उत्पन्न हो रही है, फिर उसकी ग्रोथ हो रही है और फिर उसका एंड हो रहा है। मतलब कुछ भी चीज़ जो धरती पर आई है उसकी एक विकास होगा, उसमें एक निश्चित स्तर तक या किसी एक लेवल तक जाकर के डेवलप होगा, वहाँ पर वो स्टेबल रहेगा कुछ टाइम तक। ये डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक क्या चीज़ सर्वाइव करती है एट द पीक। और एट द पीक जब सर्वाइव करना बंद हो जाता है तो धीरे धीरे करके वो चीज़ डिके हो जाती है, समाप्त हो जाती है, डिके हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चाहे वो धरती का देखिए आप, पहले अरावलीज जो थे वो हिमालय से ऊंचे थे, अब वो बिल्कुल एक स्मॉल हिल्स के फॉर्म में हो गए। क्यों? क्योंकि उन पर सौर ताप, सारे बाह्य कारक, वर्षा, हवा, सौर ताप, है ना, इन सब का प्रभाव पड़ा। और जब ये बहुत बड़े थे हिमालयस की तरह, तो हिम नदियाँ और फ्रॉस्ट और हेल स्टोन, ओलावृष्टि, सबका प्रभाव पड़ा होगा, है ना। तो अपर्दन की क्रिया जो है उसका काम अपक्षय भी हुआ और अपर्दन भी हुआ। अपक्षय क्या है? वेदरिंग। जो चीज़ जैसे उत्पन्न हुई उसी जगह पर वो रखे मतलब नहीं, स्टैटिक फॉर्म में, स्टैटिकल वे में। स्टैटिक मतलब जो फिक्स है, जहाँ पर जिस चीज़ का ओरिजिन हुआ वो मूव नहीं कर सकता, तो उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। और स्टैटिक इंग्लिश में बोलते हैं तो वो चीज़ जो है, जैसे सन रे है, किसी माउंटेन पे पड़ रही है, क्योंकि माउंटेन कैन नॉट बी शिफ्ट हियर एंड देयर, पर वो लगातार अपना सन रे हीट, फिर उसके बाद बहुत सारे और डेन्यूडेशन, कंडेंसेशन के सारे फैक्टर्स, वर्षा के डिफरेंट प्रकार, तड़ी झंझावट, हेल स्टोन, ओलावृष्टि वगैरह सारा उस पर पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है बच्चों,
एक्सपेंशन ऑफ रॉक ड्यूरिंग डे टाइम हो रहा है, चट्टानों का फैलाव हो रहा है, और रात में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, तो वो चीज़ टूट रही है, उस जगह से टूट रही है, और टूट के फिर जब अपर्दन जो आपका अपक्ष है वो जब धीरे धीरे करके टूट के चट्टानों को ढीला कर देता है, तब यदि हवा तेज चलती है तो हवा, पानी है, नदियां हैं या हिमनदी हैं, इस प्रकार से बाह्य कारक, अपर्दन के सारे बाह्य कारक, समुद्र के किनारे तो सी वेव, समुद्री लहरें, तो इस प्रकार से सारे अपर्दन के कारक अपना अपना प्रभाव उस स्पेसिफिक क्षेत्र पर डालते हैं, और वो क्षेत्र हायर उससे लोअर लेवल पे, हायर लेवल से लोअर लेवल, कटाव के द्वारा, अपर्दित होने के द्वारा उस स्थान पर उसकी हाइट कम हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों, यदि हम देखें कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज़ द ट्रुथ। पर इसमें से जैसे ये आपकी भौतिक शक्तियाँ, जैविक शक्तियाँ, मानवीय शक्तियाँ, ये हम क्यों ले रहे हैं भौतिक शक्तियाँ, जैविक शक्तियाँ, मानवीय शक्तियाँ बच्चों? क्योंकि सारी अपर्दन में आती हैं काम, ठीक है। जो आउटर फोर्सेस हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, उनमें ये सारी शक्तियाँ काम आती हैं। अब देखिए, भौतिक शक्तियों में, फिजिकल फोर्सेस में पृथ्वी की ग्रह संबंध, प्लैनेटरी रिलेशन ऑफ द अर्थ, यदि ये ना हो तो कोई ऋतु परिवर्तन ना हो, कोई दिन रात की अवधि में परिवर्तन ना हो, और यूनिवर्स में ये सब चीज़ें 5 फोर्सेस से टिकी हुई हैं। 5 फोर्सेस कौन से याद है? कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, जड़त्व बल, प्लावन बल, अपकेंद्रीय बल और अभिसारी बल, ठीक है। ये सारे जो हेवनली बॉडीज़ हैं, आकाशीय पिंड ब्रह्मांड में पूरे ऐसे टिके हुए हैं, पर इनमें भी परिवर्तन होता है। जरा सा इनके घूर्णन में परिवर्तन हो गया, या इनकी डेंसिटी, मास, वॉल्यूम में परिवर्तन हो गया, तो जैसे उल्का पिंड वगैरह वो तरह टूटते हैं। तारे जितने भी स्टार्स होते हैं वो टूटते हैं, तो उनको शूटिंग स्टार्स कहते हैं। तो पृथ्वी के ग्रही संबंध में बताती हूँ मैं भी आपको। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, एंडोजेनेटिक फोर्सेस ऑफ द अर्थ, सौर शक्ति, इंसुलेशन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जैविक शक्ति और मानव शक्ति, ये सारी शक्तियाँ मिलकर के तीनों प्रकार की। तो अब ग्रही शक्ति में देखिए आप मैप में, पृथ्वी अपने एक्सिस में घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, 24 घंटे में एक दिन पूरा होता है। तो सन रे की ड्यूरेशन जो होती है, जो विषुवतरेखीय क्षेत्र हैं या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उनमें कितनी होती है? ड्यूरेशन ऑफ सन हाईएस्ट होती है, 9, 10, 11, 12 ऐसे आवर्स होती है। पर जैसे जैसे सन रे स्लांट होती जा रही हैं, वैसे उनकी ड्यूरेशन ऑफ डे जो है वो कम हो रही है। तो यानी जो एक्सपोजर हो रहा है चट्टानों का, धरती की चट्टानों का, ये भू आकृतियों का या उच्चावचों का, उसमें टूटन की क्रिया, अपर्दन की क्रिया, अपक्षय की क्रिया तो स्टैटिक हो गई, अपर्दन गतिशील हो गया, नदी द्वारा, वायु द्वारा, हवाओं द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा, भूमिगत जल द्वारा। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन होता है भौतिक कारकों के द्वारा, वो पृथ्वी की ग्रह संबंध के अंदर हम डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में क्या हो रहा है, उसकी घूर्णन गति के कारण ही हमारा स्पेसिफिक वायुमंडल भी है, उसमें वायुदाब की पेटियाँ बनती हैं, वायुताप की बनती हैं, वायुदाब की बनती हैं, ऋतु परिवर्तन होता है ना। तो दिन रात के अलावा ये सारी बातें होती हैं। तो इस प्रकार से ये सारा आपके ग्रही संबंध में हो गया कि ये सारे कारक पृथ्वी पर निरंतर उच्च क्षेत्रों को या उच्च लेवल्स को लोअर लेवल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और या एक जगह से कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट कर रहे हैं, परिवहित करके उसको जमा रहे हैं। जैसे नदियाँ कटाव करती हैं पर्वतों से निकल करके और समुद्रों में निक्षेप कर रही हैं। तो ये इस प्रकार से आने वाले हज़ारों लाखों सालों बाद जो आज समुद्र के क्षेत्र हैं, वो जैसे पहले तैतीस सागर था भारत के उत्तर में, तो वो पूरे हिमालयन सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, बदल गया, उसमें बल उत्पन्न हुए। ऐसे ही जो आज वर्तमान सागर हैं, आने वाले समय में हो सकता है ये सब वापस से स्थलीय भागों के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, तो या बदल जाएं। ये दूसरा है आंतरिक शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियों में बच्चों हमारे पास आंतरिक बल होते हैं, महादेशजनक बल, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के टाइप्स हैं ये, और उसमें हमारा जो खास हमको धरती पर दिखाई देते हैं एकदम से, कभी एंडोजेनेटिक फोर्सेस एक झटके से एक रात में उत्पन्न नहीं होते, धीरे 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 अर्थ सरफेस पे और अर्थ के आंतरिक भाग में जो आइसोस्टैटिक बैलेंस होता है, समस्थिति होती है, वो धीरे धीरे करके इम्बैलेंस होती है, और इम्बैलेंस होने के कारण
बलनों का निर्माण, फोर्सेस का निर्माण होता है और या प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं। अब ये जो फोर्सेस हैं, ये जो हैं, इसमें हमारे को जो प्रत्यक्ष दिखता है वो वोल्केनोज, ज्वालामुखी और भूकंप। ये एकदम से विस्फोट करते हैं या भूकंप एकदम से घटित होते हैं और धरती के ऊपर अचानक से परिवर्तन होता है। मतलब जहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल देखो, जितने भी एक्टिव वोल्केनोज हैं, रातों रात पूरे के पूरे शहर इटली के और यूरोप के दक्षिण भाग के ये सब पूरे ख़त्म हो गए, है ना। तो यूनान काल में, रोमन काल में, तो ये जापान जो है वो अभी भी सर्वाइव करता है हर दिन भूकंप के झटकों से और वॉल्केनिक इरप्शन से। तो ऐसे बच्चों, भारत के हिमालय के क्षेत्र में वॉल्केनो खूब आते हैं नेचुरल। जिस दक्षिण प्रायद्वीप भारत को हम जिसको स्ट्रॉन्ग मानते थे, स्टेबल मानते थे, वो भी अब हिलने लग गया, है ना। उसमें भी भूकंप आ गया था, लातूर का भूकंप 2002 का। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, इस प्रकार से आंतरिक शक्तियाँ निरंतर पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करने का काम करती हैं, या वो निरंतर गतिशील होती हैं। दे आर कंटिन्यूसली डायनामिक ओवर द सरफेस, ऑल्दो दे आर जनरेटेड फ्रॉम इनर पार्ट ऑफ द अर्थ। यद्यपि वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न हो रही हैं, पर उनका प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है परिवर्तन के रूप में धरातल की ऊपरी सतह पर। अब देखिए बच्चों, सौर शक्ति जो है, इंसुलेशन, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन आपका 52% आप रिसीव करते हैं धरती के ऊपर, और बाकी सारा आपका वायुमंडल करीबन 6% और आपका यूनिवर्स करीबन 19% उसको रिफ्लेक्ट कर देता है ना। धरती इस पे से 2% हो जाता है लिबर्डो के फॉर्म में, परावर्तन के रूप में। परंतु ये सब क्या होता है, इससे हमारी धरती पर सौर शक्ति से जीवन संभव है, लाइफ संभव, एग्जिस्ट कर रखी है। सौरताप हर प्लैनेट को सौरताप मिल रहा है, पर हमारे पास वायुमंडल है और वही प्रॉपर मात्रा में है। मनुष्य को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन है, पौधों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन गैस प्रॉपर है। इस प्रकार से वो सारे कंडेंसेशन के फॉर्म, तापमान, वर्षा, पाला, कोहरा, ओस, हिमपात, तड़ झंझावट, वाष्पीकरण, बादलों का बनना, आंधी तूफान आदि सब, दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन, वायुदाब में भिन्नता, चक्रवात क्रियाओं का सारा घटना क्रम जो है सौर शक्ति के कारण धरती पर घटता है। और धरती पर वनस्पति जगत, जंतु जगत, मनुष्य सौर शक्ति के कारण ही एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में सही मात्रा में वायुमंडल है और सही मात्रा में पानी है। तो इस प्रकार से ये सब परिवर्तन सौर शक्ति के द्वारा परिवर्तन होता है, पर कुछ परिवर्तन बहुत तीव्रता से दिखाई देते हैं और कुछ परिवर्तन बहुत धीमे। जैसे साइक्लोनिक जो घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत तीव्र गति से जाती हैं, और बहुत यदि जैसे सुनामी आ गई, चक्रवाती वर्षा हो गई, है ना, चक्रवात आ गए, आंधी, भयंकर आंधी तूफान आ गए। और हिमपात में तो हिमपात तो इतना इफेक्टिव, इतना प्रदर्शित नहीं करता, पर जब एवलांचेस आते हैं, हिमस्खलन जब होते हैं, तो उससे कई नुकसान होते हैं। तो इस प्रकार से सौर शक्ति एकदम क्रियाशीलता की सिद्धांत को पूरा प्रभावित करती है ना। अब है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं धरती पर हमारा चलना, हमारा मास, वॉल्यूम, ये सब हमारा धरती पर वायुमंडल का बनना, ये सब इसके आकर्षण से ही हुआ है। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो समानता है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति सौरताप के द्वारा धरातल पर होने वाली अनियमितताओं को मतलब जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति रेगुलरिटीज़ में बदलती है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही हम आराम से चल पाते हैं। शायद तुम्हें पता है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से 6 गुना कम है, तो वहाँ आदमी जंप करता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज ही हम कारक देख रहे हैं। आप आज के लिए इतना ही, कल फिर हम इसको देखेंगे। थैंक यू।